ये सर हो क्या रहा है? विद ड्यू रिगार्ड्स टू द जजेस, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंस हो रहा है। आज हमें लगता है कि नहीं, मोदी साहब की सरकार है, बहुत पावरफुल सरकार है, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं है। अरे भाई, ऑपोजिशन अगर लक्षण ही ऐसे किए, जनता चुन नहीं रही, तो उसमें मोदी साहब की क्या गलती? अगर आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्पीच देनी नहीं आती, वो अपनी बात अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो स्टेट उनके पास थे वो भी वो जनता वहां से हट के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जिता रही है, तो उसके लिए क्या आप संविधान बदल देंगे? हमें कहीं ना कहीं तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जनता इज सुप्रीम। जो भी ट्रेंड चल रहा है अंडर व्हाटएवर प्रिटेक्स्ट, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, समाज में करेक्शन नहीं आएगा, सिस्टम में करेक्शन नहीं आएगा, अगर ऐसा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जजेस की अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम बनाया और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाया। आपको ना जजेस का सिस्टम पसंद आया, ना आपको इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पसंद आया, और दोनों अपोजिट है। एक जगह आपने वो किया जो आपको सूट करता था और एक जगह आपने वो किया जो आपका डोमेन नहीं था। तो क्या समाज देख नहीं रहा है? जब इसका एनालिसिस होगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये जो फेज है जुडिशरी का, कितने लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे मुझे नहीं पता। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो महान ऐतिहासिक निर्णयों की। और हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए हैं एडवोकेट विजय सरदाना जी, जो एक अर्थशास्त्री भी हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। एक तो इलेक्शन कमीशन के बारे में निर्णय दिया है एम जोसेफ साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, और दूसरा जो निर्णय है वो रिटेल इन्वेस्टर्स वाला, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो पहले ये इन्वेस्टर्स वाला बात कर लेते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है? जो स्टॉक मार्केट में खेलता है तो वो तो स्पेकुलेशन के लिए खेलता है, या आपको लगता है कि शॉर्ट सेलिंग बंद की जा सकती है? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग क्या लग रहा है आजकल की, हम लोग ना या तो गैलरी में खेल रहे हैं, या हम चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज को हम नियंत्रित कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब सोसाइटी में विजडम, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस को छोड़ के हम हर चीज कानून से डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये ट्रेंड मेरे हिसाब से किसी भी हेल्दी, ग्रोइंग, इनोवेटिव सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। मैं आप चीज एक बता देता हूं, जिस समाज में जितने ज्यादा रेगुलेशन होते हैं, उस समाज में उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, उतना ज्यादा लोगों के अंदर क्रिएटिविटी कम होती है, इनोवेशन कम होता है। और एक नहीं, मैं आपको एक एक करके कानून गिना सकता हूं कि कैसे हिंदुस्तान को हमारे कानूनों ने पीछे रखा, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज को कानून से बांधने की कोशिश करी। ह्यूमन पोटेंशियल को हमने ये सोचा कि साहब लोगों में समझ नहीं है, कानून सिखाएगा कि समाज कैसे चलना चाहिए। ये जो ट्रेंड है ये ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। जी सर, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट, अगर किसी ने हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट को और स्टॉक मार्केट के रूल्स को अगर पढ़ा है और समझा है, मैं ये कह सकता हूं कि जितनी बंदिशें हमारे यहां कानून में हैं, उतनी कहीं किसी और दुनिया के किसी स्टॉक मार्केट में नहीं है। और अगर हम ये कह रहे हैं, देखिए हमारे यहां एक सबसे छोटी सी बात है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक छोटी सी बात है, सर्किट ब्रेकर। हमारे यहां सर्किट लगता है माइनस या प्लस में 5%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर। अमेरिका में एक दिन में 40% भी मार्केट गिर सकता है। वहां नहीं है कंट्रोल। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां यह कहा जाता है कि भाई इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो दिमाग भी तो लगाएगा, या सिर्फ आंख बंद करके पैसा लगाओगे? अगर भारत सरकार या कोई भी अधिकारी या इवन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है कि कानून बनाने से रिटेल इन्वेस्टर को आप प्रोटेक्ट कर लोगे, ये इससे बड़ी मिथ हो नहीं सकती।
आपको यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग क्यों मरते हैं, क्यों नुकसान उठाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लालच। और लालच को रोकने के लिए आप कौन सा कानून बनाएंगे सर? बात आ रही है अडानी को लेके। अडानी के शेयर हमने भी खरीदे हैं, आपने भी खरीदे होंगे, हर समझदार आदमी ने अडानी के शेयर लिए होंगे जिसको समझ है बिजनेस की। लेकिन कब लेना है यह भी समझ आनी चाहिए। जब मार्केट में पी 10, 12, 15, 20, 25% तक है, यू कैन टेक कैलकुलेटेड रिस्क। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अडानी का शेयर ले रहा है जब पी 700 पे है, 800 पे है, 900 पे है, इसमें कानून क्या कर लेगा? और अगर उसको समझ नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट में आया क्यों? किसी ने निमंत्रण भेजा था? प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो रही है कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर जिसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है, उनके लिए यह कहा गया है आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाइए, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको आप यूलिप भी बोलते हैं। अगर आपको बाजार की समझ नहीं है तो आप वो खेल क्यों खेल रहे हैं जो आपको नहीं आता? और अगर आप सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हम सुझाव देंगे, तो सर ऐसा क्या नया सुझाव है? पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के लिए तो गवर्नेंस के मॉडल ऑलरेडी हैं और हमारी सेबी और स्टॉक मार्केट्स आर फुल्ली रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड विद बेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। अगर कोई खुद ही सुसाइड करने जा रहा है, आप उसको कैसे रोकोगे? सवाल यह है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आज कह रही है कि रिफॉर्म्स, आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि चलो टेक्नोलॉजी बदल गई, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया, करेंसी बढ़ गई, नए फॉरेन पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो एक असेसमेंट कर लिया जाए कि क्या इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई गैप्स तो नहीं है कानून के लिए। रिव्यू के लिए, अपडेट के लिए आप एक कमीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कहना टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर, यह ब्रीफिंग ठीक नहीं है। इसका कोई, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, मैं स्टॉक मार्केट के बोर्ड पे भी रहा हूं, मैं सेबी की एडवाइजरी कमेटीज में भी रहा हूं, मैं फाइनेंशियल कंपनीज के बोर्ड पे रहा हूं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। तो सर कॉमन सेंस की बात यह है कि यह मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी हमको पढ़ना पड़ता है स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं। इतना आसान नहीं है कि हर आदमी कहे कि मेरी जेब में पैसा, हम जाके स्टॉक खरीदना शुरू कर दें। मरने वाले काम करोगे। लोग सट्टे में खेलते हैं स्टॉक मार्केट को, और सट्टा रोकने के लिए आप कानून बनाएंगे तो आप स्पेकुलेशन पे बैन लगा दीजिए, ट्रेडिंग पे बैन लगा दीजिए। ओनली इन्वेस्टर शुड बी इन द मार्केट, ओनली इन्वेस्टर्स एंड हेजर। आप स्पेकुलेटिव मार्केट को टोटल बैन कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह है सर कि ये मुझे लगता है कि कमेटी बनाई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, लेकिन जो स्कोप डिफाइन किया है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं। कमेटी के कॉम्पोजिशन पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कॉम्पोजिशन में जो लोग हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं और जो कॉर्पोरेट्स के लोग हैं जिनके नाम हैं, डेफिनेटली वेल नोन लोग हैं सर। क्या आपको लगता है कि जब सेबी ने अपने कानून बनाए, रिव्यू किए, तो इनके इनपुट नहीं लिए होंगे? क्या ये सेबी की एडवाइजरी कमेटी में पहले नहीं थे ये लोग? ये सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मार्केट के अपग्रेडेशन के लिए, सबने कंट्रीब्यूट किया है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द जजेस और रिटायर्ड जजेस, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कितना पार्टिसिपेशन किया होगा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, हर आदमी पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा रहा है अपने पूरी लाइफ। उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए हैं इसके इर्द गिर्द, और स्टॉक मार्केट से ही कमा के इतने बड़े बने। उन्होंने अपने इनपुट जरूर दिए होंगे, चाहे एज ए बैंकर, चाहे एज ए इन्वेस्टर, चाहे एज ए सीईओ, चाहे एज ए retail investor, as an institutional investor, as a part of FII, as an advisor, as a committee.
तो मुझे नहीं लगता कि सडनली ओवरनाइट ये कमेटी बनाने से कोई एंटायरली नया विजडम आ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, दो एरियाज पे आप ये कह सकते हैं कि डिस्क्लोजर आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ आप इतना कर सकते हैं। मैंने भी अपने सुझाव भेजे हैं सेबी को, मैंने भी कहा है कि आप डिस्क्लोजर्स बढ़ा दीजिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर एजीएम में और एनुअल रिपोर्ट्स में रख दीजिए। आपकी गवर्नर्स, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं, उनके सिलेक्शन में रिलेटिव्स और रिलेशंस, जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टीज, उनके ऊपर आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, थोड़ा और डिस्क्लोजर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमूलचूल परिवर्तन का तो मुझे कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखता, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे रेगुलेशंस और सिस्टम्स, मैं इसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि सेबी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट रेगुलेटर इन द वर्ल्ड। Indian stock exchanges are one of the best technology oriented governed exchanges in the world. ये दो चीजें हैं। हाँ, आप कहने को कह सकते हैं कि आपने जो नाम दिया है उस आदमी के नाम के साथ उसका पूरा बायोडाटा छापिए, आप कॉस्मेटिक चेंजेस ला सकते हैं। जहां तक मैंने स्टॉक मार्केट को पढ़ा है, आप बहुत ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि हर नट बोल्ट को हम टाइट कर देंगे तो आप स्टॉक मार्केट को खत्म कर देंगे, आप उस चीज को खत्म कर देंगे जिसके लिए ये बना है। इससे मार्केट का डैमेज ज्यादा होगा बनिस्बत की सुधार के। तो एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये जो कमेटी बनी है 6 मेंबर की, इसमें जो सीनियर बैंकर्स और कॉर्पोरेट के लोग हैं, रिनाउंड लोग हैं, वो जो जुडिशियल मेंबर्स हैं या जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं समझ पाए होंगे अभी तक पूरी तरह से, उनको शायद कमेटी में जब वो बैठेंगे तो वो समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, एक लिमिट से ज्यादा अगर आप किसी चीज को टाइट करते हैं ना तो वो टूट जाती है, खराब हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। एक मेंबर हैं सोमशेखरन सुंदरेशन, ये ऑक्सफैम के बोर्ड मेंबर हैं। ऑक्सफैम डायरेक्टली फंडेड है जॉर्ज सोरोस से, रॉकफेलर से और बिल गेट से। ऐसे व्यक्ति का इस तरह की कमेटी का मेंबर होना कितना उचित है? एक बात। वैसे नंदन नीलेकानी भी हैं, एक भट्ट साहब भी हैं और केवी कामत भी हैं, वेल नोन पीपल। लेकिन नंदन नीलेकानी का पॉलिटिकल एफिलिएशन तो मोर देन क्लियर है। ये किस तरह की कमेटी है? देखिए सर, बात ऐसी है कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो कामत साहब हो, वो मनमोहन जी के टाइम पे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया के टाइम पे उनके काफी करीब रहे हैं, और ये होता है। अगर आप किसी बड़े कॉर्पोरेट के चेयरमैन हैं या बैंक के चेयरमैन हैं या सीईओ हैं, तो जो भी उस समय रूलिंग पार्टी होगी, निश्चित रूप से क्लोजनेस दोनों तरफ से आती है, क्योंकि सरकार को भी गुडविल चाहिए होती है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अच्छे शब्द सुनने होते हैं, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स को भी सरकार की तरफ से समर्थन चाहिए होता है उनके डिसीजंस पे, अप्रूवल्स पे, परमिशंस पे, 50 चीजें होती है, और हर बड़े फोरम पे ये लोग मिलते हैं। तो एक वार्तालाप होता है, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, दोस्ती भी हो जाती है, रेस्पेक्ट भी करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंडशिप भी होती है, म्यूचुअल एडमायरेशन भी होता है। ये फैक्ट है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा ये 6 के 6 लोगों के ऊपर पूरी स्टॉक मार्केट और एवरी पार्टिसिपेंट, चाहे वो ब्रोकिंग कम्युनिटी है, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआईज हैं, चाहे वो डीआईआईज हैं, हर एक की निगाह इन पे होगी कि क्या इनके सुझाव लॉजिकल हैं, या ये गैलरी को प्लीज कर रहे हैं, या ये अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, या ये वास्तव में एज ए न्यूट्रल प्रोफेशनल एक सेंसिबल इनपुट दे रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके प्रेशर में नहीं है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया
तो निश्चित रूप से जो बेसिक सुधार हैं, जैसा मैंने पहले कह रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, केएमपीज अपॉइंटमेंट्स और एक आधा माइनर कोई सुधार आप कर सकते हैं, एंड मोर डिस्क्लोजर्स। इन 3 4 5 चीजों के अलावा बाकी सर स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इतने डिस्क्लोजर्स हैं, इतने सिस्टम बने हुए हैं, आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, आपका ऑडिटिंग सिस्टम है, आपका ऑब्लिगेशंस फॉर लिस्टेड कंपनीज में दुनिया भर की ट्रांजैक्शंस हैं, बोर्ड मेंबर, सिलेक्शन ऑफ बोर्ड क्राइटेरिया, सब कुछ तो एस्टेब्लिश्ड है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि ये 6 लोग मिलके ऐसा क्या सुझाव देते हैं जो मार्केट को बढ़ाए, सुधारे, ना कि जबरदस्ती आप उस पर एक ऐसा कब्जा डाल दें जिससे बाजार खत्म हो जाए और इंडिया की इमेज ये हो जाए कि वी आर ड्रैकोनियन, वी आर लाइक ए कंट्री विद आयरन फिस्ट, एंड वी डू नॉट बिलीव इन एंटरप्राइजिंग, वी डू नॉट बिलीव इन एंटरप्रेन्योरशिप, we do not believe in creativity, we do not believe in innovations। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरत से ज्यादा अगर आपने किसी भी कानून को टाइट करते हैं, वो सेक्टर खत्म हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा सर, हिंदुस्तान में आज आईटी सेक्टर इतना पावरफुल क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे सबसे कम कानून है। जहां जहां पे आप कानून लेके आए, वो सेक्टर बर्बाद हो गए, क्योंकि क्रिएटिविटी लॉ देख के नहीं आती है, क्रिएटिविटी मार्केट की नीड को समझ के आती है। और कानून अगर ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो क्रिएटिव इंसान कहेगा इसका मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएगा। और बाजार को उसकी जरूरत है लेकिन कानून परमिट नहीं कर रहा, तो अब बताइए क्या होगा? तो ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। मैं कम से कम और कुछ नहीं तो 55-60 भारत सरकार की पिछले अपने कैरियर के अंदर वेरियस रेगुलेटरी कमेटीज का मेंबर रहा हूं, और जहां जहां पे भी सरकार ने, चाहे अंडर प्रेशर, चाहे पब्लिक प्रेशर, चाहे ऑपोजिशन के प्रेशर या रेगुलेटरी ओवररीच, जजेस के जजमेंट पे अगर सरकार ने कानून बदले हैं, उस सेक्टर में क्रिएटिविटी खत्म हो गई। और यही कारण है, हम लोग बोलते हैं नहीं कंट्रोल कर लेंगे। सर आप नहीं कर सकते, आप ह्यूमन पोटेंशियल को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या होगा? लोग माइग्रेट कर जाएंगे। आपके पास पहले हर चीज का लाइसेंस राज था, तो हिंदुस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट आया? आपने हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी, इन्वेस्टर नहीं आया। 91 में आपने क्या किया? लिबरलाइजेशन। और जहां तक बात है हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी की, सर ये माइनर एबरेशन है। 2008 में लेमन ब्रदर के साथ क्या हुआ था? पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई थी। क्या हुआ आज? हम उससे आगे हैं। 2000 में .com बबल हुआ था पूरी दुनिया में, क्या हुआ? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी। तो हमें मोमेंट्री एविडेंस इश्यूज को लेके सिस्टम नहीं हर जगह बदलना चाहिए। ये तो वो बात होगी कि हर क्रिमिनल के लिए आप एक नया पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। आपको मानना पड़ेगा कि बाजार में रिस्क है, और जो ये बोल रहा है कि छोटा शेयर होल्डर मर गया, आप उन सारे शेयर होल्डर की लिस्ट बनवाइए पहले, उनसे पूछिए कि आपने किस प्राइस पे खरीदा और किसके कहने पे खरीदा। आपके सामने खुद एक्सपोज हो जाएंगे वो सब लोग कि अपनी मूर्खता से मरे हैं वो, या किसी ब्रोकर की गलत एडवाइस से मरे। ब्रोकर की एडवाइस उन्होंने क्यों मानी? क्योंकि उनको खुद समझ नहीं थी, वो खुद नहीं पढ़ते थे, और ऐसी अज्ञानता का फायदा उठाने के लिए तो ब्रोकर है, और बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ख बना के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो पैसा आपका है, आप तो पढ़ो सच क्या है गलत क्या है। आप पढ़ना नहीं चाहते और उम्मीद करते हो कि कानून आपको बचा ले, तो या फिर एफडी में पैसा लगा लो ना। किसने कहा आप स्टॉक मार्केट में आओ? तो मुझे लगता है कि ये एक जुडिशरी ओवररीच है, और उम्मीद ये है कि ये जो 6 लोगों की समिति है, 2 महीने की बात है, 60 दिन की बात है सर, क्लोज निगाहें सबकी होंगी, और कुछ नहीं तो 6 करोड़ लोग इन 6 लोगों को देखेंगे अगले 60 दिन तक, और सब समझ में आ जाएगा कि किसमें कितना कॉम्पिटेंसी है और क्या दम है और कौन किसके प्रेशर में काम कर रहा है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर कर लें, इसको लाइक कर लें, साथ में आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें और हमें आप सहयोग भी करें। साथ में आपको और भी याद दिला दें कि न्याय मंच द्वारा आयोजित 1 और 2 अप्रैल का ये जो आयोजन है, अवेकनिंग द क्षत्रिय समिट फॉर हिंदू प्रोग्रेस, यानी कि हिंदू जागृति सम्मेलन, इसके लिए हम कंट्रीब्यूशंस रेज कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग जारी है, तो कृपया इसमें भी आप सहयोग करें। इसमें रजिस्ट्रेशन लिंक और कंट्रीब्यूशन लिंक दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जी, तो अब हम आते हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ में एक ऑर्डर किया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, यह कहते हुए कि साहब कि ये अनऑक्यूपाइड फील्ड है। अनऑक्यूपाइड का उनका इंटरप्रिटेशन तो अपना है, क्योंकि लॉ कहता है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती तब तक प्रेसिडेंट करेगा। तो इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि साहब इतने दिन तक पार्लियामेंट ने लॉ क्यों नहीं बनाया, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि इसमें जजेस जो हैं वो इसका पार्ट बन जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। जज जो है अपने कॉलेजियम में जो उनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी, उसमें किसी को घुसने नहीं देते और खुद हर एग्जीक्यूटिव डोमेन में घुस रहे हैं। आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं प्रजातंत्र, उस प्रजातंत्र के जो गार्जियन है यानी कि जुडिशरी, वो स्वयं प्रजातंत्र को मिटाने में लगी हुई है? सर देखिए, जब संविधान बना था, अगर हम जाते हैं संविधान में 324 में, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है और 124 में जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान है। ठीक है सर। 124 का जो प्रावधान है उसमें यह कहा गया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और जब हम उसकी बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, पावर टू मेक लॉज, चीफ जस्टिस, ये सब अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी को लेके, वहां तो प्रोसीजर है सर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना, उन्होंने अपना कॉलेजियम बना दिया। और जहां पे 324 में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति विल डिसाइड, और दोनों जगह राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए थे। अब राष्ट्रपति साहब, अगर हम ये कहते हैं कि राष्ट्रपति साहब कॉम्पिटेंट नहीं है हिंदुस्तान के, तो ये कहीं ना कहीं सर बहुत सीरियस मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हर मुद्दे पे अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें इसकी चर्चा हुई थी। 16 जून 1949 को इस पे पूरी चर्चा हुई थी कि इलेक्शन कमीशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, इलेक्शन कौन करेगा, क्या करेगा। हर तरह की बातें जो आज हम कर रहे हैं उन सब का चर्चा उस समय हुआ था। तो मेरा यह मानना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देना चाह रहा है डेमोक्रेसी में कि जब तक जजेस इन्वॉल्व नहीं होंगे हम किसी भी सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते? क्या हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी अपॉइंटमेंट होगा उसमें जजेस का इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है? मैंने एक पोलिंग की थी और उसमें मैंने रिलायबिलिटी इंडेक्स में डाला था, तो सबसे कम रिलायबिलिटी इंडेक्स जजेस का आया था। आईएएस ऑफिसर्स का भी उनसे ज्यादा था। देखिए सर, दुनिया रोज बदलती है, वक्त के साथ हर चीजें बदलती हैं। लोग इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं, लोगों के एक्शन इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं। और सर अगर हम ये कहें कि नहीं साहब समझ ही नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम को कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करना चाहिए, तो सर आपको याद होगा कि सेशन साहब के टाइम पे सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, और उसके बाद अगर उनको लगा कि नहीं वो सिस्टम ठीक नहीं था तो पार्लियामेंट ने खुद ही सिस्टम बदल के 3 किया। इसका मतलब पार्लियामेंट सेंसिटिव है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती? क्योंकि अगर वो ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है?
तो हर जगह अगर जुडिशरी ओवररीच आता है इन द नेम ऑफ कि यहां पे गैप है और एक जुडिशियल पोजीशन होनी चाहिए, तो सर जब तक बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की, तो कोलेजियम में क्यों नहीं आप सब ये रूल लगाते कि 3 तरह के लोग होंगे, एक ऑपोजिशन का, एक सरकार का और एक कॉलेजियम में एक जजेस होंगे। 2-2 मेंबर सबके बैठा दीजिए ना जजेस के अपॉइंटमेंट में, प्रॉब्लम क्या है? वही पैरामीटर, वही रूल तो सबके लिए लगना चाहिए, क्योंकि सारी कंडीशंस तो जजेस की वही हैं जो आपने कहा कि भाई इम्पीचमेंट से हटेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, उसकी फिक्स टेन्योर होगा, इट इज लाइक एट पार विद जजेस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट में फर्क क्यों? फिर आप कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, बिल्कुल सही है। तो इलेक्शन कमीशन में सेपरेशन ऑफ पावर में क्या प्रॉब्लम नहीं है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वहां पे 3 लोग आपने बिठाए। सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाई, उसमें आपने 3 लोग बिठाए। तो जजेस का अपॉइंटमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो सेम प्रिंसिपल क्यों नहीं लग सकता? तो आप ये कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोग चुन के आ रहे हैं, हमें उन पे भरोसा नहीं है, हम अपना सिलेक्शन तो खुद करेंगे और आपका सिलेक्शन भी हम ही करेंगे। ये सर हो क्या रहा है? विद ड्यू रिगार्ड्स टू द जजेस, ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंस हो रहा है। आज हमें लगता है कि नहीं, मोदी साहब की सरकार है, बहुत पावरफुल सरकार है, ऑपोजिशन को स्पेस नहीं है। अरे भाई, ऑपोजिशन अगर लक्षण ही ऐसे की है, जनता चुन नहीं रही, तो उसमें मोदी साहब की क्या गलती? अगर आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को स्पीच देनी नहीं आती, वो अपनी बात अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जो स्टेट उनके पास थे वो भी वो जनता वहां से हट के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जिता रही है, तो उसके लिए क्या आप संविधान बदल देंगे? हमें कहीं ना कहीं तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जनता इज सुप्रीम। तो मुझे लगता है सर कि जो भी ट्रेंड चल रहा है अंडर वॉट एवर प्रिटेक्स्ट, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देश सिर्फ 5 या 10 साल की लाइफ नहीं होती है कंट्री की। आप किसी भी सोसाइटी में उतार चढ़ाव आता है। हिंदुस्तान 200 साल पहले, 800 साल पहले पूरा डेमोक्रेटिक राष्ट्र था। राजा लोग थे, वो डेमोक्रेसी दूसरे ढंग की थी वहां, लेकिन अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि जब राम राज्य की हम बात करते हैं तो भगवान राम को इलेक्शन से किसी ने नहीं जिताया था, लेकिन वो राम राज्य था। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, या वैल्यू सिस्टम हमारी समाज और सोसाइटी में। हाँ, बीच में 5, 10, 15, 20 साल अगर कोई ऐसा राजा आ जाता है जो नहीं कर पा रहा जनता की एक्सपेक्टेशन से, तो जनता बदल देती है ना। आपको बदलने की क्या जरूरत है? 5 साल इंतजार कर लीजिए, जनता को टेस्ट करने दीजिए, फिर जनता बता देगी क्या कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आप अगर वेट नहीं करेंगे पब्लिक वर्डिक्ट का और आप हर चीज में इंटरवीन करेंगे, तो इससे डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। आपको लगता होगा कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है, इससे एक मैसेज जा रहा है समाज में कि देयर इज ए सीरियस मिसट्रस्ट बिटवीन लेजिस्लेटर्स एंड द जुडिशरी। और ये जो मिसट्रस्ट है, ये खाई बढ़ रही है, घट नहीं रही है। एंड दिस शोज बोथ साइड्स इमेच्योरिटी, क्योंकि आप समाज को अंडरमाइन कर रहे हैं। आप एक इंस्टीट्यूशन को समाज से बड़ा समझ रहे हैं, समाज की विजडम को नहीं समझ पा रहे। इस देश ने बड़े से बड़े आक्रांताओं को झेला है, औरंगजेब जैसों को भी झेला है, और उसके बाद अंग्रेजों को झेला है, उसके बाद डेमोक्रेसी को लिया है, और बाकी दुनिया से आज हम सबसे अच्छी डेमोक्रेसी बन के उभर रहे हैं। ये क्या बताता है? कि समाज में इनबिल्ट करेक्शन सिस्टम है, वो गलत चीजों को ज्यादा दिन नहीं टॉलरेट करेगा। 200 साल भी अगर आपने सिस्टम को डिस्टॉर्ट किया, वापस सिस्टम सही रास्ते पे आ गया। ये इनबिल्ट पोटेंशियल है इस समाज का, इस समाज के वैल्यू सिस्टम का। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जब तक हम इंटरवीन नहीं करेंगे,
हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, समाज में करेक्शन नहीं आएगा, सिस्टम में करेक्शन नहीं आएगा। अगर ऐसा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जजेस की अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम बनाया और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाया। आपको ना जजेस का सिस्टम पसंद आया, ना आपको इलेक्शन कमीशन का सिस्टम पसंद आया, और दोनों अपोजिट हैं। एक जगह आपने वो किया जो आपको सूट करता था और एक जगह आपने वो किया जो आपका डोमेन नहीं था। तो क्या समाज देख नहीं रहा है? जब इसका एनालिसिस होगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये जो फेज है जुडिशरी का, कितने लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे मुझे नहीं पता। इस तरह से जैसे एक ये हिंडनबर्ग रिसर्च है, ये अपने स्वयं के डिस्क्लोजर में लिखती है कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है और शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से वो अपनी रिसर्च करके निकालती है। अगर इसी तरह से इनको एक्शन लेना है तो मैं आपको कई सारे बता देता हूँ। एक वीडेम है जिसने भारत में जो डेमोक्रेसी की स्थिति है उसको 108 नंबर पे रखा हुआ है और उससे अच्छी स्थिति बहुत सारे अन्य देशों की बताते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 110 है। तो भारत लगभग पाकिस्तान के बराबर है डेमोक्रेसी रैंकिंग में। तो इस पर इसका भी संज्ञान कोर्ट ले सकती है और फिर कुछ उल्टे पुल्टे ऑर्डर पास कर सकती है। इसी तरह से हंगर इंडेक्स है एक, इसी तरह से एक फ्रीडम इंडेक्स है जिसमें प्रेस फ्रीडम में ऐसा बताया गया है कि प्रेस फ्रीडम में अफगानिस्तान इंडिया से बेटर है और विमेंस फ्रीडम में शायद विमेंस फ्रीडम में भी अफगानिस्तान इंडिया से बेटर है। सर सब छोड़ तो दीजिए। आप ये बताएं कि क्या इस तरह के इंडेक्सेस की और रेटिंग्स की संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा? क्या ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है या कि ये वाकई में जैसा लोग कहते हैं कि ये जो है ये यूएस से और वेस्ट से ऑपरेट हो रहा है? सर बात सीधी सी है, हम जुडिशरी और जजमेंट की, जस्टिस की बात कर रहे हैं ना समाज में। सुप्रीम कोर्ट को मेरा एक निवेदन है, आप हर साल इस देश में जुडिशरी के ऊपर एक सिटीजन्स का सर्वे कराइए। लोअर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जनता की ओपिनियन का सर्वे करिए। आपको पता लगेगा कि कहां कहां काम करना है और किस किस जगह पे करना है। सुधार वहां करना है। आप सर्वे क्यों नहीं कराते हैं? जनता का ओपिनियन क्यों नहीं लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता लोअर कोर्ट के बारे में क्या कहती है, हाई कोर्ट के बारे में क्या कहती है, जजेस के बारे में क्या कहती है? अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो लेट्स हैव ए सर्वे, एक ऑनलाइन सर्वे सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे, और हर हाई कोर्ट को बोले कि आप अपनी अपनी वेबसाइट पे एक डिजिटल सर्वे कराएं। या अब तो हर एक गांव वाले के पास भी मोबाइल है, तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो आप उसको बोलिए कि आप सर्वे करिए, फीडबैक लीजिए ना सर। अगर हम इतने ही चिंतित हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए और सुधार के लिए, तो बेस्ट थिंग इज फीडबैक फ्रॉम सिटीजंस ऑफ इंडिया। आप छोड़ दीजिए ना दुनिया भर की रेटिंग। मान लीजिए कि हम दुनिया में सबसे नालायक हैं, मान लेते हैं जी, लेकिन मुझे सुधार क्या करना है ये पूछो तो सही। वो फीडबैक कोई नहीं ले रहा, लेकिन हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि आप सुधरिए। अरे सर, आज अगर दुनिया परेशान है, लोग लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि उनको लगता है यार यहां तो 10 साल 20 साल 30 साल लगेंगे, हमें कुछ करना चाहिए, खुद ही निपटाएंगे। तो हमें अगर वास्तव में चिंता है इस देश में डेमोक्रेसी की और जुडिशरी की, तो मुझे लगता है, मेरा एक सुझाव है और मैं जनता से भी कहूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति जी को एक मेल डालें या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ट्विटर पे मैसेज डालें कि देयर शुड बी ए पब्लिक ओपिनियन सर्वे, एनुअल सर्वे। ये तो पता लगेगा कि कौन कौन से हाई कोर्ट की रेटिंग हर साल बदल रही है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट रेटिंग करते हैं ना सर, कि कौन सा स्टेट ने सुधार किया, कहां रिफॉर्म्स हुए इन्वेस्टर्स के लिए, विच इज द प्रिफर्ड स्टेट, कहां पे गरीबी का उत्पादन हुआ, कौन सा एग्रीकल्चर में अच्छा हुआ।
तो कौन कौन से हाई कोर्ट्स ने सुधार किया, एक रेटिंग तो होनी चाहिए ना सर। दिक्कत क्या है? लेट्स डू इट। अगर हम वास्तव में वो तो क्रेडिबिलिटी एक सिस्टम चाहते हैं तो देखिए जजेस परफॉर्म डिवाइन फंक्शंस, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। और आप सर भगवान राम से जजमेंट सर में कैसे सर भगवान राम से तो ऊपर कोई जज नहीं है। अग्नि परीक्षा हुई थी ना, माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी ना। भगवान राम को तो ये मिथक कहते हैं। नहीं, इनके कहने से क्या होता है सर, समाज जज नहीं बनाता है, जज को समाज बनाता है। ये उल्टा है। समाज को जज ने नहीं बनाया है, समाज ने जज को बनाया। इसीलिए हर देश का कानून अलग है, हर देश का वैल्यू सिस्टम अलग है। कहीं पे शरिया है, शरीयत कानून क्यों है? क्योंकि वहां का समाज वो चाहता था। आप हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ले जा सकते। अमेरिकन संविधान अलग है क्योंकि वहां की जनता ने बनाया है। यूरोप के हर कंट्री का संविधान अलग है क्योंकि वहां की जनता ने बनाया है। तो डिवाइन फंक्शन नहीं होता है सर। डिवाइन फंक्शन यह होता है सिर्फ एक चीज, कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, बस। बाकी सारे फंक्शन एज पर बुक होता है। आप बुक को ईमानदारी से इंप्लीमेंट करेंगे, बस इतना ही डिवाइन फंक्शन है। इसके आगे कोई डिवाइन फंक्शन नहीं है कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, क्योंकि यह कहा जाता है भगवान की नजरों में सब बराबर है। इतना ही डिवाइन फंक्शन है। तो जज को भी भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है समाज में कि आप भी पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अगर एक बड़ा वकील खड़ा हो जाता है तो किसी पॉलिटिशियन को ओवरनाइट बेल मिल जाती है, 10 घंटे में मिल जाती है, और बाकी जनता लाइन में लगी रहे। तो क्या ये डिवाइन फंक्शन था? क्या ये जस्टिस था? क्या ये इक्विटी थी? क्या ये इक्विलिब्रियम था समाज में? समाज ये जानना चाहता है। तो और ये बात तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में बोला था कि साहब गरीब आदमी को तो सालों लग जाते हैं। उसने बेचारे ने साइकिल तोड़ दी और पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी कोई जमानत करने वाला नहीं है, तो सालों सड़ रहा है एक साइकिल तोड़ने के अपराध में। और यहां पे पूरा 3,000 करोड़ का घोटाला हो गया, हम उसके लिए पहुंच गए कि सर इसको जमानत चाहिए, और सेम डे हियरिंग हो जाती है। तो ये कौन सा डिवाइन फंक्शन है सर? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम नॉट कर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हमारे आपके ऊपर बाइंडिंग है आर्टिकल 142 के हिसाब से। सर ऐसा है, मैं संविधान से बंधा हुआ हूं, और सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट है तो सर यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट, यू कैन नॉट डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समाज में क्या होती है? आज मैं संजय जी को क्या ये कह सकता हूं, संजय जी आप मेरे को कल से इज्जत दीजिए, आप मेरे को नमस्कार कर सकते हैं ना? इज्जत नहीं दोगे तो तुमको जो है बंद कर देंगे उठा के। सर आप कर दीजिए ना। वो इज्जत नहीं होती, वो पावर को सलाम होता है। पावर को सलाम और इज्जत दो अलग चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जिनके आप मिलते हो, उनका पैर छूने का मन करता है। ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड जजेस होंगे जिनसे लोग मिलने ही नहीं जाते। ये क्या बताता है? ये आपका इंडिविजुअल स्टैंडिंग बताता है। समाज क्या देख नहीं रहा है? हम लोग ये कलेक्टिव विजडम की बात को भूल क्यों जाते हैं? और ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं है सर। जो लोग मंत्री बनते हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, जब वो कुर्सी पे होते हैं तो उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि उनके पास पावर है तो दे कैन डिक्टेट एनीथिंग। क्योंकि मंत्री है जी, मैं नहीं परमिशन देता, आपकी फैक्ट्री बंद। वो तो जज की तरह काम कर रहा है ना। उस समय लाइसेंस नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी फैक्ट्री को बंद कर दो। इंस्पेक्टर भी तो जज का काम करता है, ये कंपनी बंद कर दो, वो भी जज हो जाता है उस समय। कहने का मतलब ये है सर, एक पावर दिखा के हाथ जुड़वाना एक अलग चीज है, और एक दिल से इज्जत करना वो दूसरी चीज है। अब ये आपको सोचना है कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि समाज तो बहुत क्लियर है सर। इतिहास किसी को माफ नहीं करता। औरंगजेब अपने टाइम पे हजारों की उसने कत्ल करवा दिए। उस समय हर आदमी कहते थे जहां पना, और आप भगवान के हो, और आप अल्लाह के रूप हो, ये है वो है। आज क्या हो रहा है सर?
और वहीं पे ही गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चुनवा दिया। उन बच्चों के पास कोई ताकत नहीं थी, सिर्फ उसूल थे। आज पूरी दुनिया जाती है और उन बच्चों के पैर छूती है। क्या ये नहीं दिखता हमको समाज में कि उसूलों से चलने वाले लोग जिन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, आज समाज उनके आगे नतमस्तक है, उनके पैर छूता है। जिन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई और ताकत के जोश पे रेस्पेक्ट मांगने की कोशिश करी, सर समाज के और इतिहास में सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए। कौन पूछता है सर ऐसे लोगों को? तो मुझे लगता है जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर पोजीशंस पे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इतिहास भूलता नहीं है। और अब तो डिजिटल जमाना है, अब तो अच्छी तरह से विद एविडेंस लिखा जाएगा। ये वो भारत का इतिहास नहीं है कि जो आपने आधी इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। आज तो तुरंत वेरिफिकेशन हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये नहीं है कि आपने सारे मुगल बादशाहों को दिखा दिया कि इन्होंने पूरा भारत बना दिया और जो सैकड़ों साल की संस्कृति थी जिसको उन्होंने बर्बाद किया, आप उनका जिक्र ही ना करें, उनके क्राइम्स का जिक्र ही ना करें, उसके हर क्राइम को आप महिमा मंडित करते रहें। सर ये 1947 का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। बदल गया है ये देश। हाँ, हम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक अपना रुतबा दिखा सकते हैं, लेकिन समाज 10 साल का नहीं होता सर। रामायण कब लिखी गई थी? महाभारत कब थी? गीता का उपदेश कब था? आज तक चल रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो 47 में आया सर। क्या उससे पहले देश नहीं था? क्या उससे पहले इस देश में कानून तो नहीं थे? कहते हैं हमारे हार्वर्ड वाले, तो यही कहते हैं ना कि देश तो 1947 में आया, उसके पहले नहीं था। और आपको हाँ, पता तो है कि ठीक। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, और वो सारी की सारी आपकी जो कल्चरल मार्क्सिज्म वाली जो थियरीज हैं वो एज इट इज लगाते हैं। वो इंटरसेक्शनैलिटी की बात करते हैं, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थियरीज लगाते हैं उसके अंदर, जिसका भारत में कोई स्थान नहीं है, ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई सर स्थान है। हार लेकिन वही वाली बात है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सर हार्वर्ड से बड़ा तो तक्षशिला था, नालंदा था। हार्वर्ड है क्या उनके आगे? उनके आगे है क्या? जिस समय नालंदा था, हार्वर्ड की ईंट नहीं थी वहां। हम उस समय की बात कर रहे हैं। उन्हीं हार्वर्ड वालों ने आके इस देश को गुलाम बनाया, इस देश की सभ्यताओं को बर्बाद किया, और वो अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं। अरे तुम्हें यही अगर सिविलाइजेशन था तो हिंदुस्तान को बर्बाद क्यों किया? आके डेवलप करते ना। दुनिया की 33% जीडीपी को आप 1% से नीचे ले आए। हार्वर्ड के एजुकेटेड ही लोग आए थे ना इस देश में, अंग्रेज। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था इस समाज में? बर्बाद ही करके गए थे ना। सर जिस समय तक्षशिला था उस समय यूरोप में आदिवासी लोग रहते थे। आप समझिए हम कहां की बात कर रहे हैं। मैं तो जो ग्रैमशी के और फ्रैंकफर्ट स्कूल के और डेरिडा के जो चेले हैं, और उनका जो है जिक्र जगह जगह करते हैं, बाहर जाके कितने सारे व्याख्यान देते हैं और उसमें इन सब की बातें करते हैं और फेमिनिज्म लाते हैं, और आपके जैसा मैंने बताया इंटरसेक्शनैलिटी लाते हैं। ये सब चीज़ें जो बाहर जाके बात करते हैं और फिर यहाँ पर आकर बैठते हैं जज की सीट पर, तो ये कैसे मान लिया जाए कि उनके जो ओपिनियंस जो बाहर हैं वो यहाँ उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं? कैसे उनको हम इम्पार्शियल मान सकते हैं? कैसे हम मान सकते सर, हैं कि वो न्याय कर रहे हैं? सर मैं तो एक चीज जानता हूं, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान का वैल्यू सिस्टम 1947 में नहीं आया सर। आज हम इसी संविधान में गीता का रेफरेंस देते हैं। वैल्यू सिस्टम में हम राम राज्य की बात करते हैं। वो हार्वर्ड से पुराना है और संविधान उस समय कोई जानता नहीं था। नहीं, ये आपकी और बात दुनिया बिल्कुल सही है। मैं तो ये कह रहा की हूँ कि जिसके हाथ में पावर है, वो इन सब चीज़ों को कानून के रूप में परिवर्तित कर रहा है। क्या करेंगे आप? सर कानून आप बनाइए, वैल्यू सिस्टम से खिलवाड़ मत करिए। कानून बनाइए, वक्त के हिसाब से कुछ चीजें डूज एंड डोंट्स बनते हैं।
समाज में बदलाव आता है, उसको रेगुलेट करने के लिए कानून चाहिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह समझना कि सब कुछ हमें पता है और जो कमेटी बनाई है वही सब कुछ करेगी, पूरे 140 करोड़ लोगों का विजडम जीरो है, उस 140 करोड़ के लोगों में अगर 5 आदमियों ने हुड़दंग कर दिया या मिसमैनेज कर दिया या एक कंपनी में अलग ढंग से उसका मैनेजमेंट कर दिया, आपको पसंद नहीं है, कुछ लोगों को 100-50, मैं कह रहा हूं 10,000, 5,000, 20,000, 1 करोड़ लोगों का नुकसान हो गया, मान लेता हूं सर, बाकी 139 करोड़ और भी हैं, वो तो मूर्ख नहीं थे। अगर 50 लाख लोगों ने मूर्खों की तरह अडानी में पैसा लगा दिया और समझे नहीं, तो बाकी जो 140 करोड़ लोग रह गए, क्या उनमें अक्ल नहीं थी? वो भी मूर्ख थे क्या? वो समझदार थे भाई। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, हम नहीं खेलेंगे। कुछ लोग ऐसे थे कि यार हमें ये चीज समझ में नहीं आती, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे। कुछ मूर्ख थे जिनको लगा यार अडानी का शेयर है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, ये भी बात सही है, लेकिन P900 है, 600 है, 700 है, क्यों खरीदा भाई? इतना क्या लालच था लाइफ में? बेसिक्स और फंडामेंटल कोई चीज होती है नहीं होती लाइफ में। आप अगर फंडामेंटल भूल जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब यह है सर कि हमें कहीं ना कहीं, और इसी तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा हुआ है वो सब गलत है और संवैधानिक संस्थाओं में जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसमें 3 पार्टी सिस्टम होगा, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन और जुडिशरी, तो फिर जजेस के अपॉइंटमेंट में एक्सेप्शन क्यों है सर? लेट्स हैव द सेम रूल, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल तो वही है ना, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यही हम चाह रहे हैं ना। तो वो रूल जजेस के अपॉइंटमेंट में क्यों नहीं है सर? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि द ओनली क्रेडिबल कम्युनिटी इन द कंट्री इज जजेस, और जजेस जहां बैठेंगे वो कमेटी क्रेडिबल हो जाएगी। तो सर क्रेडिबल अगर हो जाएगी तो कोलिजियम में 3 आदमी पॉलिटिशियन ले लीजिए ना, तो क्रेडिबिलिटी तो मेंटेन ही रहेगी। प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इश्यू समाज को सीरियसली लेना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू डिस्क्रेडिट और डिस्करेज जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, लेकिन जिन प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें डिबेट होना जरूरी है। जो फंडामेंटल बेसिस है चेंज का, उस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे, उस आइडियोलॉजी पे डिबेट होना जरूरी है, क्योंकि लोग तो आते जाते रहेंगे सर। आपके और हमारी लाइफ टाइम में शायद 200, 300, 400 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आएंगे और जाएंगे। ये समाज है, कोई परमानेंट नहीं है यहां पे। अगर परमानेंट कुछ रहेगा तो प्रिंसिपल्स रहेंगे, उसूल रहेंगे, ट्रस्ट रहेगा। लेकिन अगर हम उन प्रिंसिपल्स और उसूलों को छेड़ने लग जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट द इलेक्टेड मैंडेट, तो सर ये डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फंडामेंटल फ्लॉ है, ये उसके ऊपर ही कुठाराघात है। हम ये क्यों, हम भी कंपनी में काम करते हैं, अगर हमें कहीं पे कोई लगता है बोर्ड, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, या जब हम कंपनी में मैनेजमेंट करते थे, कोई एम्प्लॉय आता था और उसने गलत डिसीजन ले लिया मार्केट में, दैट इज पार्ट ऑफ ए रिस्क मैनेजमेंट। ये थोड़ी है कि हम उसको निकाल देते थे और तुरंत दूसरा आदमी ले लेते थे। हम उसको बुला के कहते थे यार देखो इस बार तुमने डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, चेकलिस्ट बना दीजिए ना। लेकिन उसके डिसीजन पे अगर सीईओ मार्केटिंग मैनेजर को हटा के बोले कि नहीं मैं ही बताऊंगा मार्केटिंग कैसे होती है, तो फिर आप कंपनी कैसे चलाओगे? फिर मार्केटिंग भी आप करोगे, फाइनेंस भी आप देखोगे, प्रोक्योरमेंट भी आप देखोगे, एचआर भी आप देखोगे, और आप सीईओ भी रहोगे। सर फिर इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है? लोग गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी तो समाज बदलता है सर। नहीं तो पहले दिन से परफेक्ट नहीं हो जाता समाज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जुडिशियल ओवररीच है। इसको हम ओवररीच कहें, इंटरवेंशन कहें, इंटरफियरेंस कहें, वी कैन पिक अप एनी वोकेबुलरी एज पर आइडियोलॉजी, लेकिन मुझे लगता है कि दिस मैसेज इज कि वी डू नॉट ट्रस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, और ये आने वाले समय में गलत परंपरा डालेगा, क्योंकि हर जगह
अगर इंटरफियर करेंगे तो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है गवर्नेंस के लिए, एक इफेक्टिव गवर्नेंस कैन नॉट बी टाइट लाइक आयरन वेल्डिंग सिस्टम्स, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सर समाज बिखरेगा। हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो समाज फ्लेक्सिबल नहीं होता वो समाज बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। ये डेवलपमेंट फिलॉसफी है। अगर आप उसको वाटर टाइट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्रैक ही देखते रहेंगे समाज में हर जगह। जी, तो अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। बस ये इसी आशा के साथ कि कुछ दिमाग की बत्ती जले माय लॉर्ड्स की, और कुछ विवेक का संचार हो, और इस प्रजातंत्र को अपने अहंकार के नीचे दबाने का प्रयास करते करते कि ये प्रजातंत्र को समाप्त नहीं कर दे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम।